हेलो एवरीवन और हेलो मेरे इंटर के फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। होप सो मेरा रिक्वेस्ट है आप तैयारी अच्छे से करो सर। एग्जामिनेशन को ज़्यादा दूर लेके मत सोचना कि नवंबर में एग्जामिनेशन है, दिसंबर में है। सर पढ़ना हमेशा याद रखना, आज से स्टार्ट करना और लगे रहना। एग्जामिनेशन को अपने दिमाग में बैठा करना एक महीना पहले ही। अगर नवंबर में है तो आप सोचो अक्टूबर में एग्जामिनेशन, तो आपकी प्रिपरेशन हाई स्पीड में होगी। ठीक है। तो एक मूल मंत्र बता देता हूँ अभी, कि बहुत सारे बच्चों को भी पता नहीं होगा। एक मूल मंत्र है कि जब भी नवंबर में एग्जामिनेशन हो ना, अपने दिमाग में बैठाना कि हमारा एग्जामिनेशन अक्टूबर में है, तो देखना अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। तो दिमाग में छोड़ दो कि नवंबर में, अक्टूबर में एग्जामिनेशन है, मई वाले आपका एग्जामिनेशन अप्रैल में है, तो ये सोच के पढ़ोगे ना बैठ के, तो प्रिपरेशन अलग लेवल होगी। ठीक है। ज्ञान की बातें देते रहूंगा, जुड़े रहना आप मेरे साथ। बोर्ड मत होना, लॉ है, मजेदार बनाएंगे उसको और एक एक चीज समझेंगे, रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे लास्ट में एक रिवीजन भी मार देंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है। चलो सर। सर सेक्शन नंबर 14, that is known as alteration ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हमने एमओए का अल्टरेशन देखा, सब क्लॉजेस का अल्टरेशन देखा। अब देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अल्टरेशन कैसे होता है। बहुत सिंपल। अब तो चैप्टर में कोई जान ही नहीं बचा सर। आपके हाथ में 12 नंबर आ चुका है। डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं। सुनो, प्रोसीजर सेम है। पास स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना है? अगर आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करना है, चेंज करना है, तो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके पीपल, सिंपल सी बात है। अपने एओ में चेंज करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर सकते हो। और हाँ सर, इंट्रेचमेंट करना है तो इंट्रेचमेंट करना, स्ट्रिक्ट बनाना है तो प्राइवेट कंपनी है तो 100% यूनानिमस रेजोल्यूशन, पब्लिक है तो 75%। बट यहां पे मैं सिंपल ना अल्टरेशन, सिंपल आप रूल्स रेगुलेशन में थोड़ी सी चेंज करना चाहते हो, इंट्रेचमेंट टाइप नहीं है, हल्का सा चेंजेस आना चाहता है, तो वहां पे आप एसआर पास करके कर सकते हो फॉर द बोथ प्राइवेट पब्लिक। ठीक है। इंटीमेट आरओसी अबाउट सच अल्टरेशन। ठीक है। आरओसी को इन्फॉर्म कर दो भैया कि हमने क्या किया, सारा अल्टरेशन किया। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सिंपल सा अल्टरेशन कैसे हो सकता है? बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। और आरओसी को इंटीमेट कर दो कि हमने क्या किया, अल्टरेशन किया है। ठीक है। अब कहीं ना कहीं देखो, है तो यही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लिंक कराता हूं अब सेक्शन में। देखो बहुत इजी, अब तो सारे सेक्शन टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है। अब सेक्शन 15 क्या बोलता है? देखो सब इजी है। एवरी कॉपी टू इंडिकेट दैट इट इज अल्टर्ड, चाहे एओए हो या एमओए हो। देखो तुमने कितना भी अल्टरेशन किया, चाहे आपने एओए में अल्टर किया हो, एमओए में अल्टर किया हो, कोई भी कॉपी हो, एओए एमओए की अल्टर हो, ठीक है, तुम किसको दे रहे हो? स्टेक होल्डर्स को। सर शेयर होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आएंगे? बैंक, क्रेडिटर्स। तो आपने यहां जो अल्टरेशन किया ना, या आपने सेक्शन में 13 में जो एमओए में अल्टरेशन किया ना, या सेक्शन 14 में सिंपल 13 और 14 दोनों सेक्शन में जो अल्टरेशन होता है, आपने जितना भी अल्टरेशन किया ना कहीं वो अल्टर हो गया। पहले जो था ओरिजिनल से क्या हो गया, उसने अल्टर किया। तो जितने भी कॉपी तुम किसको दे रहे हो, इंडिकेट करना होगा कि दैट इज अल्टर। सुनो, जितने भी कॉपी तुमने अपने स्टेक होल्डर्स को दिया ना, बैंक को, क्रेडिटर्स को, ठीक है, वहां पे हर कॉपी में लिखना है अपने एमओए एओए में, या ठीक है क्या लिखना है, अल्टर्ड। कि आपका एओए क्या है, अल्टर्ड। इससे क्या होगा ना, आइडिया होगा कि भाई तुम पहले किस बिजनेस में थे। या नेम क्लॉज में अल्टर होगा, तुम्हारा पहला नाम क्या था। तो नए वाले लोगों को सोचो ना, जानने का मौका मिलेगा। मतलब सर, मतलब मान लो ये फेयर एंड लवली थी, इसने अपना नेम क्लॉज अल्टर किया, ठीक है। अब अल्टर किया तो मैंने क्या बोला, हर कॉपी, अब जो अपना आपका नेम क्लॉज एमओए था ना, इस पे लिखना पड़ेगा अल्टर्ड एमओए, ठीक है। और जो भी बाहर वाले को दोगे ना, मान लो बैंक को दिया, तो बैंक पढ़ेगा, बैंक बोलेगा अच्छा इसका एमओए अल्टर्ड हुआ है, नेम क्लॉज अल्टर्ड हुआ है, तो ये जानना चाहेगा अच्छा पहले इसका नाम फेयर एंड लवली था, इसने चेंज करके ग्लो एंड लवली किया,
तो ये आइडिया होना चाहिए हर लोग को, क्योंकि तुम जहां जहां कॉपी पास करोगे ना एमओए का, वहां पे लिखना अल्टर्ड, ये वर्ड याद रखना अल्टर्ड। तो सेक्शन 15 सिंपल यही बोलता है कि आपने आपको अल्टर लिखना है, जो भी कॉपी आप फॉरवर्ड करोगे अपने स्टेक होल्डर्स को, उसमें अल्टर लिख के जाना चाहिए भाई, सिंपल सी बात, चाहे आपके एमओए में हो या आपके एओए में हो। ठीक है, अब सुनो सर, फेल हो गए तो सर, अगर नहीं बता पाए तो, हम अल्टर नहीं बता पाए तो क्या जान से मार दोगे सर आप? नहीं। वाइंडिंग अप कर दोगे? नहीं भैया, हार देगा क्या, क्यों तुम्हें बंद करे भाई, इतना भी खराब थोड़ी ना, तुम अल्टर नहीं लगाया कंपनी बंद कर दे, नाम हटा दे, ऐसा नहीं हो, प्यार से बोलेंगे, प्यार से। पेनल्टी नाम की भी चीज होती है यार, मतलब हमेशा तलवार उठा के गर्दन काटना थोड़ी ना आता है आरओसी को, पेनल्टी लगाएंगे प्यार से। नहीं लगाया ना अल्टर, कोई बात नहीं, 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, ओनली 1000 रुपीज की पेनल्टी ऑफ एवरी कॉपी। मतलब तुमने अगर आईसीआईसीआई बैंक को दिया, तुमने बंधन बैंक को दिया, तुमने एचडीएफसी बैंक को फॉरवर्ड किया कोई कॉपी, तो 1000 रुपया 1000 रुपया 1000 रुपये, या मान लो तुमने कोई और क्रेडिटर को दिया तो 1000 रुपये, मतलब हर कॉपी पे 1000 की पेनल्टी लगते जाएगी। तो भैया अल्टर लगा ही लेना अपने एमओए में जिसको फॉरवर्ड करने जा रहे हो। ठीक है, वर्ड अल्टर यू नीड मस्ट टू इंडिकेट इन योर कॉपीज, विदाउट इंडिकेटिंग द वर्ड अल्टर you must have to pay penalty of ₹1000 for every copy that you have to forward it to any stakeholders like ICICI Bank, like Bandhan Bank, like HDFC Bank, like any type of bank or any creditors or any stakeholders। ठीक है, तो याद रखना कि अल्टर लगा लेना। अगर आपने अपने सेक्शन नंबर 13 के तहत एमओए को अल्टर किया होगा या सेक्शन नंबर 14 के तहत अपने एओए को अल्टर किया होगा, तो वर्ड अल्टर लगा के तभी कॉपी पास करना अपने एमओए और एओए का। राइट, क्लियर पीपल? चलो, ये हमने क्या बताया, सेक्शन नंबर 14 और 15 क्लियर किया, बहुत इजी सेक्शन थे, टिप्स वाले सेक्शन थे। 14 में एओ को अल्टर करना है, एसआर पास कर दो। इंट्रेचमेंट करना है तो इंट्रेचमेंट में पढ़ाते हैं कि हाँ प्राइवेट है तो यूनानिमस जाएगा 100%, पब्लिक है तो 75% एसआर जाके हो जाएगा। बट सिंपल सा कुछ अल्टरेशन करना है, 50 लाख से 60 लाख करना है, नियम बनाना है। 50 लाख तक एमडी साइन करेगा, अब उसको 60 लाख तक एमडी साइन करेगा, तो 50 से 60 किया, एओ में अल्टर किया, इंटरनल रूल्स रेगुलेशन में अल्टर किया, तो बाईपासिंग स्पेशल रेगुलेशन फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। और यही नहीं, सिर्फ करके छोड़ मत देना, इंटीमेट कर देना आरओसी को। तो ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि आपने ऐसा पास कर दिया बस बैठ गए, नहीं, इंटीमेट करते रहो आरओसी को, आरओसी को पता चले कि आपको ये हुआ है। और सेक्शन 15 क्या होता है, जो 13 14 में कांड करके आया ना अल्टरेशन वाला, उसके हर कॉपी में अल्टर लिखना हमने। ठीक है, चलो सर, सेक्शन नंबर 16 अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपको प्यार से बोलूं मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूं, मैंने आपको ये पढ़ा दिया, कैसे सर? सुनो, चेंज इन नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के नाम में चेंज। सर मैंने पढ़ाया था आपको, भूल गए? सर क्या यार, भुलक्कड़ हो आप लोग भी यार। वॉलेंट्री, कंपल्सरी, कंपल्सरी में सुमोटो, रिवाइज करो यार, रिवाइज करो। सीजी, ठीक है, या मान लो ट्रेडमार्क वाला, ठीक है, मैंने सब पढ़ाया था आपको। ठीक है, मैंने सब पढ़ाया था आपको। यहां पे कुछ नहीं होता है, कंपनी नीड टू पास एसआर, वॉलंटरी कभी भी कर सकता है कंपनी, इसको चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक क्वेश्चन पूछो, चलो एग्जाम क्वेश्चन पूछता हूं, चलो इंटरेस्टिंग बनाता हूं थोड़ा, इसी में लिखता हूं, ठीक है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन आप बताना। मान लो मैंने अपने चैनल लेता हूं, लॉ ऑन टिप्स। लॉ ऑन टिप्स मेरा ट्रेडमार्क है, ठीक है, क्या है? लॉ ऑन टिप्स मेरा ट्रेडमार्क है। आराम से बताना सर, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसलिए लॉ मजा आता है मेरे को। ठीक है, लॉ ऑन टिप्स क्या है सर? मेरा ट्रेडमार्क है। अब इस ट्रेडमार्क में एक कंपनी ने बना दिया, एक मिस्टर राज थे, इन्होंने क्या किया, लॉ ऑन योर टिप्स प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। ठीक है, मेरे को ये बात इनकॉर्पोरेशन हुआ इसका 1/4/2017 एग्जाम्पल, मेरे को ये बात पता चली कब सर? 1/4/2021, आफ्टर 4 इयर्स। क्या मैं सीजी को रिक्वेस्ट कर सकता हूं यहां पे एज अ ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर कि मेरे नाम से कंपनी बना है? क्या कर सकता हूं? एग्जाम क्वेश्चन है, हाँ या ना? 6 नंबर का पेपर आया था, 5 नंबर का, हाँ या ना? कर सकता हूं? 4 साल बाद मेरे को पता चला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रेडमार्क वाले रूल में ये बोलता है कि आपको 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सीजी को आपको बोलना है कि भैया सीजी यार इसने मेरे ट्रेडमार्क नेम से कंपनी बना लिया, प्लीज आप चेंज कर दीजिए। तो यहां पे 4 साल हो गया, तो नो। क्या कोई अदर प्रोसेस है? यस, अदर प्रोसेस आर ऑलवेज देयर। क्या सर? अदर प्रोसेस है, आप सीजी का पैर मत पकड़िए,
आप कंपनी का ही पैर पकड़ लिया, मैं जाऊंगा एज अ लॉ एंड टिप्स ट्रेडमार्क, मैं बोलूंगा राज जी प्लीज भाई आप नाम चेंज कर दिया, हमारा लॉ एंड टिप्स ट्रेडमार्क है। तो राज जी चाहेंगे तो वॉलंटरी ऑप्शन तो एनी टाइम खुला हुआ है। तो दो केस आएगा, पहले बोला क्या कर सकता है 4 साल बाद, नहीं कर सकता है। बोला सेकंड ऑप्शन क्या है, भैया वॉलंटरी तो हमेशा खुला है ना, आप डायरेक्ट इस कंपनी के ओनर पास जाओ, मतलब राज जी के पास जाओ, उनका पैर पकड़ो, बोलो राज जी प्लीज, तो राज जी अपना एसआर पास करके लॉ एंड टिप्स को लॉ एंड लिप्स कर देंगे। ठीक है, दोनों सही लगता है। मैंने सोचा पहले लॉ एंड लिप्स करने का, बट ठीक है वो अच्छा नहीं लगा मेरे को। दैट्स डिनर टू इमरान हाशमी। ठीक है सॉरी, चलो डेट तो इतना चलता है मजाक, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 16। मैंने क्या बोला आपको पढ़ा रखा था, सिंपल यही गेम था कि वॉलंटरी कंपलसरी, कंपलसरी में सो मोटो, ट्रेडमार्क सो मोटो में सीजी को खुद लगता है तो 3 महीने के अंदर नाम चेंज कर देगा, ट्रेडमार्क के अंदर उस ट्रेडमार्क वाले को आगे आना पड़ेगा 3 साल के अंदर। ठीक है, तो 16 कहीं ना कहीं हो चुका था। सर सेक्शन नंबर 17, अब सारे सेक्शन इजी है, बस एक सेक्शन अभी आने वाला है मजेदार, सेक्शन नंबर 19। ठीक है, उसके अलावा सारे सेक्शन बहुत इजी हैं। सेक्शन नंबर 17 क्या है, कॉपीज ऑफ एमओए एओए टू मेंबर्स या फॉरवर्ड टू मेंबर। ठीक है, एक बार सेव कर लेता हूं उसको। ठीक है, चलो कॉपीज ऑफ एमओए एओए फॉरवर्ड टू मेंबर्स, मतलब सर देखो ये मेंबर है, मेंबर कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर, शेयर्स लिया हुआ मेंबर होते हैं। चलो आप ही आगे मेंबर्स देखेंगे, अभी समझो शेयर होल्डर है कंपनी के, ये मेंबर है, ये चिल्ला रहा है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कॉपी ऑफ एमओए चाहिए, मेरे को एओए चाहिए, या मेरे को जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ उसकी कॉपी चाहिए। कंपनी बोल रहा है कि हम आपको नहीं देंगे। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं, नहीं देंगे भैया, मेंबर आपका मेंबर है, कंपनी के ओनर है, वही मांग रहे चिल्ला चिल्ला के हमें कंपनी का एमओए दिखाओ, एओ दिखाओ, अल्टर पे अल्टर किए जा रहे हो, हमें तो दिखाओ, हम भी तो चाहिए, स्टेक होल्डर्स को दे रहे हो हमें भी तो दो। या मान लो एमओए एओए का मन कर गया इनका मांगने का, दिखाओ। या जो मतलब जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ 5-6, पर रिजोल्यूशन क्या होता है, डिसीजन पास हुआ, डिसीजन मेकिंग पास हुआ, तो उसकी भी कॉपीज ये ले सकते हैं। तो ये कंपनी मना नहीं कर सकता, मना करेगा तो भैया कंपनी को पेनल्टी देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी के ओनर भी तो ओनर ही होते हैं, कंपनी के मेंबर चलाता कंपनी को, मैनेज डायरेक्टर्स करता, बट कंपनी का ओनर कहीं ना कहीं हमारा मेंबर ही होता है, कहीं ना कहीं का मेंबर ही होता है हमारे कंपनी का ओनर। तो आपके ओनर आपसे मांगेंगे भैया ये डॉक्यूमेंट, आप बोलोगे नहीं देंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता, आपको देना पड़ेगा। तो सेक्शन में 17 यही बोलता है, सुनो ठीक है, आराम से लिखो, प्यार से लिखो। अ कंपनी शैल, देखो देयर डिफरेंट मीनिंग शैल और में, शैल मतलब मैंडेटरी है कि आपको देना पड़ेगा, अभी देखेंगे मैंडेटरी ऑन बीइंग सो requested by member sent to him within 7 days। कितने दिन, 7 दिन के अंदर। अगर मान लो इसने 1 अप्रैल को कॉपी मांगने के लिए बोला ना, तो 1 अप्रैल को बोल दिया कंपनी को 7 दिन के अंदर, मतलब 7th ऑफ अप्रैल तक, या मान लो एक तारीख बोला 8 अप्रैल तक, विद इन 7 डेज, या मान लो 3 अप्रैल 2 अप्रैल, 7 दिन के अंदर अंदर तक है ना, विद इन 7 डेज ऑफ द रिक्वेस्ट, दिन से रिक्वेस्ट है, 1 अप्रैल को रिक्वेस्ट किया तो 7 दिन के अंदर ही, 7 दिन नहीं 7 दिन के अंदर, चाहे वो दूसरे दिन हो तीसरे दिन हो, ठीक है, ऑफ द रिक्वेस्ट एंड पेमेंट ऑफ सच फीस, नॉमिनल फीस आती है 100 रुपए की, ठीक है, 100 रुपए दिया होगा मेंबर ने, कॉपी ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सर कौन कौन डॉक्यूमेंट्स मांग सकते, देखो सब सिंपल बात, मेंबर आया, मेंबर नाम मिस्टर ए चिल्लाया 1 अप्रैल को, कंपनी हमें अपने हमें एमओए दिखाओ, एओ दिखाओ, रिजोल्यूशन दिखाओ, हमें एमओए एओए रिजोल्यूशन दिखाओ। कंपनी बोलेगा नहीं दिखाऊंगा, या कंपनी बोला 20 दिन बाद भेजूंगा, नहीं 7 दिन के अंदर भेजना है सर, मैंडेटरी, स्टार्टिंग में बोल दिया मैंडेटरी है कि आपको 7 दिन के अंदर इन्हीं हाउ भेजना है। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं, नाम भी आपको मैंने ऊपर बता ही दिया था, एमओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एवरी रिजोल्यूशन एंड
एंड एवरी एग्रीमेंट। अगर कंपनी मेंबर ने बोला ना कि मेरे को ये रिजन दिखाओ या मेरे को रेंट एग्रीमेंट दिखाओ या जो भी एग्रीमेंट दिखाओ, कंपनी को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को नॉमिनल फीस देके ये दिखाएगा, 100 रुपया ये देगा, कंपनी को दिखाना पड़ेगा। तो नॉमिनल फीस भी इसने पे कर दिया, भाई कंपनी क्यों नहीं दिखा रहा हो, दिखाओ फिर इसको, ठीक है। अब बात आता है नहीं दिखाया तो ये अमेंडमेंट याद रखना, इन केस ऑफ डिफॉल्ट 1000 रुपया पर डे। मतलब सर सुनाता हूं, बताता हूं, मेंबर ने 1 अप्रैल को चिल्लाया कि हमें आप हमारी एमओए दिखाओ, एओए दिखाओ, ठीक है। 7 दिन के अंदर कंपनी को दिखाना था, 8 तारीख तक कंपनी ने नहीं दिखाया। कंपनी ने कब दिखाया? 1 मई को। तो कहीं ना कहीं 8 अप्रैल से, क्योंकि 7 दिन तक दिखाना था, नहीं दिखाया ना, 1 मई को दिखाया, तो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट किया ना। सब 22 दिन का डिफॉल्ट था। तो 1000 रुपया पर डे, 22 इंटू 1000 रुपया, 22,000 रुपया लगेगा, ठीक है सर। सेकेंड क्वेश्चन सर 1 मई नहीं, 1 दिसंबर, तो कितना दिन हो गया सर? सर 22 तो आपको हो गया अप्रैल का, 22 हो गया अप्रैल का, मई का हो गया 31, जून का हो गया 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, 214 दिन मान लो, 214 दिन इधर हो गया और 22 इधर हो गया, 236 दिन। अब 236 दिन 1000 रुपये पर डे, तो ये काटो फिर, अब नया कैलकुलेशन है, 236 दिन हो गया आप डिफॉल्ट, तो 236 दिन इंटू 1000 रुपये इक्वल टू 236,000, 2,36,000 रुपया फाइन लगेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 1000 रुपया पर डे तो है, बट एक उसको ना बांध दिया, मतलब 1000 रुपया पर डे सब्जेक्ट, ये याद रखना, सब्जेक्ट, ये बहुत मिलेगा आपको फाइनल में, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। मतलब तुम कितना भी कुछ ना कर दो, तुम्हारा डिफॉल्ट का अमाउंट 1000 रुपया ही रहने वाला है। तुम अगर 10 साल के बाद लिखाओगे ना, तो इसके लिए तुमको 1 लाख रुपया ही फाइन लगने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम फाइन फिक्स कर दिया कि 1 लाख से ऊपर फाइन नहीं जाएगा डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने का। सर 75 दिन बाद दिखाया तो 75 दिन बाद दिखाया तो 75,000 रुपया लगेगा, 80 दिन बाद दिखाया तो 80,000 लगेगा, 90 दिन में दिखाया तो 90,000 लगेगा। सर 101 दिन बाद दिखाया तो क्या 1 लाख 1,000 लगेगा? नहीं, 101 दिन बाद दिखाया तो 1 लाख ही लगेगा। सर 200 दिन बाद दिखाया तो 2 लाख लगेगा? नहीं, 1 लाख ही लगेगा। तो 1000 रुपया पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख से ऊपर तक इसका पेनल्टी नहीं जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे बोल दे कि मेंबर ने, कंपनी ने ना 125 दिन नहीं दिखाया, 125 दिन डिफॉल्ट किया, 7 दिन, मतलब 7 दिन यहाँ खत्म हुआ, 125 दिन डिफॉल्ट हुआ, क्योंकि 7 दिन का दिखाना पड़ता है। तो 125 इंटू 1000 रुपया, 1,25,000 रुपया, तो 1,25,000 दिन नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 लाख ही तक लगेगा। सब 25 दिन नहीं दिखाया तो 1000 इंटू 25, 25,000 रुपया। क्लियर? ठीक है, ठीक है, ये आपको मैंने क्लियर करवा दिया सेक्शन नंबर 17। अब सेक्शन नंबर 18 देखेंगे। 18 भी बहुत इजी है, 19 मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे का सेक्शन नंबर 18। देखो सेक्शन नंबर 16 मैंने बताया था चेंज इन नेम, इसको यही प्यार से बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। नेम में रेक्टिफिकेशन या चेंज जो बोल लो सेक्शन 16 में। 17 में क्या था? कॉपीज ऑफ एमओए एओए फॉरवर्डेड टू मेंबर्स। अब ये मैंने समझा दिया पूरा, 1000 रुपये पर डे, मैक्सिमम टू 1 लाख रुपीज। अब सेक्शन नंबर 18 देखते हैं। सब मेन 19 सेक्शन अभी मैं समझा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है 19 सेक्शन से। सेक्शन नंबर 18 में है कन्वर्जन ऑफ कंपनीज दैट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मतलब आपको अपना कंपनी को कन्वर्ट करना है, मतलब प्राइवेट टू पब्लिक, ठीक है, या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स टू लिमिटेड बाय गारंटी। दो ही केस बनेगा, यही केस बनेगा, या कंपनी को लिमिटेड बाय शेयर्स टू लिमिटेड बाय गारंटी, या कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? सही, इस केस में बहुत सिंपल चीज करना पड़ेगा। सुनो, देखो कहीं ना कहीं आपके एमओए को ही हिट कर रहा है ये। अगर प्राइवेट टू पब्लिक, तो हमें याद है नेम क्लॉज में बताना पड़ता था एमओए के, याद करो, कुछ याद करो, हाँ नहीं कहूंगा, चलो याद करो। याद आया कि आपको अपने प्राइवेट से पब्लिक करना होता था सर, या सॉरी, आपके नेम क्लॉज दिखाना पड़ता है, आपका कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक है, सेक्शन 8 है तो फाउंडेशन है, क्या है, तो नेम क्लॉज में बताना पड़ता था। लाइबिलिटी क्लॉज में बताना पड़ता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। तो कहीं ना कहीं कुछ सब क्लॉजेस का ही पार्ट है।
तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कंपनी को कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्जन कराना है ना, तो कहीं ना कहीं अपना क्या करना होगा हमें भाई, अल्टरेशन ऑफ एमओए एंड एओए। तो एमओए के नेम क्लॉज में प्राइवेट से पब्लिक के लिए डाल दो, और लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी है तो इसके लिए भी एप्लीकेशन एसआर पास करके कर दो। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी कंपनी को कन्वर्जन करवाना है अपना, तो कैसे करवा सकेगा अपने एमओए। देखो कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट है यार एमओए, कंपनी का क्या है, चार्टर डॉक्यूमेंट है एमओए, और कंपनी का इंटरनल रूल रेगुलेशन क्या है, एओए। तो चार्टर डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, एमओए में चेंज करना है, तो कंपनी में ही चेंज करना है, तो एमओए को अल्टर करो पहले, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर आपको कन्वर्जन करवाना है अपनी कंपनी को, दैट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो पहले से रजिस्टर्ड था, सपोज प्राइवेट में था तो पब्लिक में कन्वर्ट करवाना है, तो कहीं ना कहीं नेम क्लॉज में भी चेंज करना पड़ेगा। अगर लिमिटेड बाय शेयर से लिमिटेड बाय गारंटी में कराना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लायबिलिटी क्लॉज में चेंज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अल्टरेशन कराना पड़ेगा एमओए और एओए में। परफेक्ट। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन ऑफ कंपनी कैसे होगा, बाय अल्टरेशन ऑफ एमओए एंड एओए। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। और क्या करना पड़ेगा, फाइल एंड एप्लीकेशन टू आरओसी। आरओसी को एप्लीकेशन फाइल कर देना कि भैया क्या हो गया, हमारे अपना कन्वर्जन करवा लिया है कंपनी का फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक या लिमिटेड बाय शेयर्स टू लिमिटेड बाय गारंटीड। ठीक है, अब सुनो, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी shall not affect any debt, liabilities that occur before conversion। मतलब सर अगर मैं बोलूं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसने मार्केट से 100 करोड़ का लोन लिया था, नाउ एबीसी मार्केट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट्स इनटू एबीसी पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, तो क्या कन्वर्जन हुआ है जो कंपनी का एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और एबीसी पब्लिक लिमिटेड, क्या उसके पुराने डेट्स जो प्राइवेट लिमिटेड में थे, क्या ये भी एग्जिस्टिंग हो जाएंगे, क्या ये भी व्हाइट वॉश हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपका कितना भी कन्वर्जन क्यों ना हो जाए, अगर आपने कोई डेट ले रखा है, कोई लायबिलिटी आप पे थी, मान लो ये मिस्टर ए थे, ए की लायबिलिटी ले रखी थी 100 करोड़ रुपीस, तो तुम्हारा कितना भी कन्वर्जन क्यों ना हो जाए, तुम उस लायबिलिटी के अभी भी लायबल हो गए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी शैल नॉट अफेक्ट, तुम्हारा जो न्यू रजिस्ट्रेशन होगा ना, क्योंकि प्राइवेट से पब्लिक हो रहे हो, कहीं ना कहीं एमओए में चेंज हो रहा है, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नया मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया मिलेगा, तो ये आपका कितना भी न्यू रजिस्ट्रेशन इसमें क्यों ना हो जाए, शैल नॉट अफेक्ट, नहीं कर सकता अफेक्ट एनी डेट, जो भी आपने डेट उठा रखा है, या एनी लायबिलिटी, जो भी आपने लायबिलिटी उठा रखा है, दैट अकर्स बिफोर कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन होने से पहले, मतलब इस कंपनी की बात कर रहा है। तो तुम कितना भी कन्वर्जन क्यों ना करा लो कंपनी, भाई तुमने जो लायबिलिटी बना रखा है ना, वो उसके लायबल तुम ही हो गए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। या मान लो एबीसी से आपने डीईएफ कर लिया, जो भी कर लिया, ये मान लिमिटेड बाय शेयर्स में ले रखा था, लिमिटेड बाय गारंटी कर लिया, तो भैया तुम अभी भी लायबल रहोगे। दैट्स इट, इजी, ओके। ठीक है, अब देखो ये सब तो इजी था, सेक्शन 18 कन्वर्जन कराना पड़ेगा बाय अल्टर एमओए ओए, एप्लीकेशन फाइल करो आर्टिकल आरओसी को कॉपीज देना पड़ेगा, अगर मेंबर ने मांग लिया 7 दिन के अंदर कॉपी देना पड़ेगा, कौन सी कॉपी, एमओए ओए या कोई भी रिजोल्यूशन या कोई भी एग्रीमेंट, चेंज इज नेम ऑफ कंपनी हमने पढ़ा था, वॉलंटरी और कंपलसरी, कंपलसरी में सू मोटो और ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क वाले 3 साल की टाइम रहता है, वॉलंटरी आपके पास जब भी टाइम तब कर सकते हो। ठीक है, अब पढ़ते थोड़ा एक इंपॉर्टेंट है, मेरे अंदाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है सर इंपॉर्टेंट? सेक्शन नंबर 19 सर ये क्या बोलता है, सुनो, होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट इन सब्सिडरी। तो सब्सिडी कब बनती है, जब आपका 50% से ज्यादा इन्वेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं होल्डिंग ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, मान लो रामू लिमिटेड ने
सामू लिमिटेड, सामू प्राइवेट लिमिटेड में 56% कंट्रोल किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन गई, सब्सिडरी बन गई, ये क्या बन गई, होल्डिंग बन गई। ठीक है, अब लॉ ये बोलता है ना सेक्शन 119 में कि होल्डिंग सब्सिडी में जिस दिन ये कंपनी सब्सिडी बन गई ना, तो सब्सिडी ऐसा कोई सब्सिडी बाय बर्थ ही होता है, कोई 50% से ऊपर इन्वेस्टमेंट करने पर सब्सिडी बनता है। ये मान लो अदर इनडायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर लिया तुमने कंपनी के, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रहे हो, तो दो साइड से आपको होल्डिंग बन सकते हो और ये सब्सिडी बनता है। एक बार सुनो, एक बार अगर सब्सिडरी बन गए तो याद रखना ये सब्सिडरी होल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब होल्डिंग इन्वेस्ट इनटू सब्सिडरी, बट जिस दिन से सब्सिडरी बन गया ना, ये सब्सिडरी कभी भी होल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर होल्डिंग जिस दिन सब्सिडरी जिस दिन बन गया, ये ऐसा नहीं हो पाएगा सर, 1% भी नहीं, 1% भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो ये अदरवाइज क्या होगा यार, होल्डिंग सब्सिडरी में कर रहा है, सब्सिडरी होल्डिंग में कर रहा है, क्या चल रहा है भाई। ठीक है, तो होल्डिंग जिस दिन से सब्सिडरी बनाया अपना, वो सब्सिडरी कभी भी होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। फिर इजी पॉइंट है, बट आराम से, ठीक है, आराम से। मैंने क्या बोला, जिस दिन से, देखो जिस दिन से ये सब्सिडरी बना उस दिन से। अब सर सब्सिडरी का बनता है जब 50% से ऊपर कंट्रोल आता है, तो जिस दिन से ये सब्सिडी बना, एक बार सब्सिडी बन गया ना, तो याद रखना ये सब्सिडी होल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं करेगा। मतलब ये हो सकता है होल्डिंग सब्सिडी में इन्वेस्ट कर सकता है, बट जिस दिन ये सब्सिडी बन गई ना, सब्सिडी कभी होल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लिखो थोड़ा। Once a company becomes subsidiary company, then such subsidiary company cannot ठीक है, पहले लिख लो आराम से। ठीक है, जिस दिन से कंपनी सब्सिडरी बनती है ना, देन सच सब्सिडरी, उस दिन से वो सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन होल्डिंग कंपनी, उस इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगी होल्डिंग में। जैसे ये वाला सीन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वंस होल्डिंग कंट्रोल, मैं बार बार समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल सब्सिडरी, देन सब्सिडरी कैन नॉट इन्वेस्ट इन होल्डिंग। ठीक है, अब सर ये तो आपने बता दिया, क्या कुछ और बातें इस सेक्शन नंबर 19 में? यस सर, एक्सेप्शंस। ऐसा आपने कोटा फैक्ट्री देखा होगा ना, एक्सेप्शंस, लॉ में भी अच्छे खासे एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस देखते हैं। सर एक्सेप्शन नंबर 1, शेयर्स होल्ड इवन बिफोर बिकमिंग, ठीक है, सब्सिडरी। मतलब सर, मतलब बताता हूं, ये मान लो P है, ये Q है। मैंने क्या बोला, अगर P Q में 50% से ज्यादा इन्वेस्ट करता है, ये बन गई सब्सिडरी। तो जिस दिन सब्सिडरी बन गई, वहां से यहाँ पे कोई इसका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए Q में, Q का P में। बट क्या ऐसा हो सकता है कि Q का P में इन्वेस्टमेंट हो, मतलब सब्सिडरी का पेरेंट में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कैसे सर? मान लो P है, Q है, Q ने क्या किया, P के 2% शेयर्स खरीद लिए, फिर क्या किया 2% और खरीद लिए, फिर क्या किया 2% और खरीद लिए, तो टोटल 6% खरीद लिया। एक दिन ऐसा है जो P ने Q के 52% शेयर्स खरीद लिए, तो 52% जैसे खरीदे, Q क्या बन गई, सब्सिडरी। अब क्या सर, सब्सिडरी बनते ही अब ये जो Q ने P में 2% किया था, क्या ये बेचना पड़ेगा? नहीं, ये चलने देंगे। तो
तो एक्सेप्शन है कि हाँ ये सब केस में होगा, इस सब केस में ना अगर सब्सिडरी का पेरेंट में इन्वेस्टमेंट भी है ना तो चलेगा। क्या सब्सिडरी बनने से पहले, अगर सब्सिडरी बनने से पहले इस क्यू ने, सब्सिडरी कब बनी, यहां बनी मान लो 1 अप्रैल को, ये हुआ 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च, तो कहीं ना कहीं ये सब्सिडरी बनने से पहले इन्वेस्टमेंट किया था ना क्यू ने पी में, बट पी ने 1 अप्रैल को दिमाग लगाया और क्यू में 52% इन्वेस्टमेंट कर लिया, कहीं ना कहीं पी बन गई पेरेंट। तो ये जो पहले वाला इन्वेस्टमेंट है क्या ये बेचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्सिडरी बन गया और सब्सिडरी का पेरेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, नहीं, एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर तुमने पहले बना रखा है ना कोई सच शेयर्स सब्सिडरी में पेरेंट में, तो ये चलने देंगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, अगर आपका पहले से कोई शेयर्स पेरेंट में है तो चलने देंगे, जिस दिन से आप सब्सिडरी बन गए ना उस दिन से नहीं कुछ चलेगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन नंबर 1। तो एक एक्सेप्शन हमने देख लिया था कि अगर होल्डिंग उस कंपनी को सब्सिडी बनाने से पहले सब्सिडरी का होल्डिंग में अगर 1% या 2% भी इंटरेस्ट रहा तो उसको कंटिन्यू करने देंगे, बट याद रखना जिस दिन से वो सब्सिडरी बनी है वहां से फिर होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी। एक्सेप्शन नंबर 1। सर नाउ एक्सेप्शन नंबर 2। मोस्टली क्वेश्चन एक्सेप्शन नंबर 1 पे आता है, स्टडी मैट का क्वेश्चन भी है, चलो दिखा भी देता हूं। देखो, आरआईपी लिमिटेड हैड इन्वेस्टेड 51% शेयर इन एसएसपी लिमिटेड। आरआईपी ने क्या, आरपीआईपी ने क्या किया, 51% इन्वेस्टमेंट किया एसएसपी में। एसएसपी का क्या था, 2% इक्विटी शेयर था आरआईपी में सिंस 2013 से। सब्सिडरी कब बनी, 31 मार्च 2019, लेकिन जो सब्सिडरी था उसका इन्वेस्टमेंट पेरेंट में कितना था, 2% था, कब से, 2013। तो क्या सब्सिडरी बनने से पहले इन्वेस्टमेंट था, यस 2013 से था, तो क्या छोड़ना पड़ेगा, नहीं भी छोड़ोगा चलेगा, लेकिन बढ़ा नहीं सकता, नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो कैन नॉट इंक्रीज इक्विटी बियॉन्ड 2% ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2019, क्योंकि जिस दिन से वो सब्सिडरी बन गई उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है वो। हाउ इट वुड कंटिन्यू कर सकता है 2% से, या तो हटा के बेच सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन और देखते हैं। मिस्टर एक्स शेयर होल्डर थे एबीसी के, ठीक है। मिस्टर एक्स शेयर होल्डर थे एबीसी के, ठीक है, एबीसी के वो शेयर होल्डर थे। एबीसी कंपनी का 60% था सब्सिडरी कंपनी ईएफजी में, ठीक है। इसको काटो, ईएफजी में क्या था, एबीसी का 60%। एक्स थे कंपनी एबीसी के शेयर होल्डर्स और एबीसी का 60% था इन्वेस्टमेंट ईएफजी में, मतलब ये सब्सिडरी बन गई और ये होल्डिंग बन गई, इसको साइड रखो। अभी हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं कब सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट हो सकता है होल्डिंग में। अब एक्स ने ना एज अ नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया ईएफजी को, मतलब एक्स का नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया, ईएफजी, मतलब सब्सिडरी ऑफ एबीसी नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो एक्स जब डाइज करेगा, एक्स की जब डेथ होगी तो ऑल शेयर गोज टू सब्सिडरी कंपनी। तो मान लो एक्स का इस पे ना 10% शेयर था एबीसी में और एक्स का नॉमिनी कौन बन गया, ईएफजी। मतलब एक्स जब डेथ करेगा तो इसके सारे शेयर्स किसी पे चले जाएंगे, सब्सिडरी पास। तो घुमा फिरा के देखा जाए तो सब्सिडरी के पास होल्डिंग के शेयर्स आ गए, जो मैंने बोला था नहीं हो सकता, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो ये एक सेकंड एक्सेप्शन था जहां पे होल्डिंग के का शेयर सब्सिडरी रख सकता है। कैसे था, एक्स का शेयर्स एबीसी पे साथ एबीसी के पास था, एबीसी कंपनी में था, एक्स ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया सब्सिडरी ईएफजी को। अब जिस दिन एक्स का डेथ हो गया 10% शेयर जो एक्स के पास था वो ईएफजी के पास आ गया, तो कहीं ना कहीं सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट आ गया एबीसी में, तो ये भी एक्सेप्शन था। कहीं ना कहीं सब्सिडरी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया अपने होल्डिंग में, कैसे किया, बाय वे ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बाय वे ऑफ नॉमिनी, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लॉ में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन हर जगह है, तो एक्सेप्शन से भागोगे एक्सेप्शन आपके पास आएगा, ठीक है। नाउ कम्स फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 20। अब यहां से चैप्टर खत्म, चैप्टर हार्डली टू हार्डली 25-30 मिनट्स का इजी वे में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना होल्डिंग जिस दिन से सब्सिडी में कंट्रोल करती है, सब्सिडी वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता होल्डिंग में। एक्सेप्शन 2 पर आया मैंने कि अगर सब्सिडरी का पहले से इन्वेस्टमेंट है होल्डिंग में तो कंटिन्यू कर सकते हो, बट इंक्रीज नहीं कर सकते जिस दिन से वो होल्डिंग बन जाएगी। सेकंड, अगर बाय वे ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव तुम उस होल्डिंग के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो चलेगा। जैसे इसमें ये था, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब्सिडी था, इसकी डेथ हो गई तो इसके शेयर्स इसके पास आ गए, तो कहीं ना कहीं होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। सेक्शन नंबर 20। सर ये क्या है, सुनो पहले समझाता हूं, ठीक है। कंपनी मेंबर्स आरओसी, कंपनी को अपने मेंबर्स को नोटिस भेजना है, मेंबर को कंपनी को सजेशन भेजना है,
कंपनी को आरओसी में नोटिस भेजना है, डॉक्यूमेंट्स भेजना है, मेंबर को आरओसी में डॉक्यूमेंट्स भेजना है, आरओसी को कंपनी में नोटिस भेजना है, आरओसी को मेंबर्स को नोटिस भेजना है। तो ये सारा नोटिस डॉक्यूमेंट जो सारा खेल है ना, वो कैसे होगा, कैसे होगा मतलब कोई कुरियर वाला लेके जाएगा सारे नोटिस डॉक्यूमेंट्स को, अगर कंपनी को मेंबर को भेजना है, या मेंबर को कंपनी को भेजना है, या आरओसी को कंपनी को भेजना है, या इलेक्ट्रॉनिक जाएगा। तो सेक्शन में 20 इसी बारे में डील करता है। सुनो, डॉक्यूमेंट्स, हाउ शुड गिव दिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, प्यार से बोलूं, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेक्शन नंबर 20। द मोड इन विच, देखो मोड मतलब किस मोड में, अगर कंपनी को मेंबर भेजना है, मेंबर को आरओसी भेजना है, आरओसी को मेंबर भेजना है, आरओसी को कंपनी भेजना है, कंपनी को आरओसी भेजना है, तो किस मोड में डॉक्यूमेंट्स या नोटिस सर्व हो जाएंगे। ठीक है, द मोड इन विच डॉक्यूमेंट्स may be served on company member, ठीक है, the documents in which the mode in which documents may be served on company member and ROC। ठीक है, अब सुनो, पहला केस, दो केसेस में इसको डील किया जाएगा, दो केसेस में इसको डील किया जाएगा। ठीक है, अभी हम ले रहे हैं फर्स्ट केस। सो फर्स्ट केस क्या है, सर्व्ड मतलब होता है ना गिवन। ठीक है, सर्व मतलब होता है गिवन, किस कैसे मोड में कंपनी मेंबर आरओसी को नोटिस गिवन होगा, सर्व्ड होगा। तो सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू कंपनी, ठीक है, लिखना, सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू कंपनी, किसके द्वारा सर्व किया हुआ हो, आरओसी या मेंबर, मतलब आरओसी और मेंबर ने कंपनी को नोटिस दिया हो या डॉक्यूमेंट्स दिया हो या जो भी फाइल फोल्डर दिया हो। ठीक है, कैसे सर्व होगा, आरओसी और मेंबर, मैं बोल रहा हूं क्या, आरओसी और मेंबर ने कंपनी को देना है, मतलब ये कंपनी है ना, तो आरओसी कैसे देगा और मेंबर कैसे देगा ये डिसाइड करना है हमें। ठीक है, पहले हम ये पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू कंपनी, पहला केस है कि कंपनी के पास कैसे डॉक्यूमेंट जाएगा, किसके द्वारा, आरओसी और मेंबर से द्वारा। कैसे जाएगा सर, 4-5 पॉइंट याद रखना, किसको जा रहा है, कंपनी को जा रहा है, किसके द्वारा, आरओसी मेंबर, ये पहला केस है, आरओसी और मेंबर दोनों द्वारा कैसे कंपनी को डॉक्यूमेंट जाएगा। पहला केस सुनो, बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, मेंबर चाहे तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या रजिस्टर पोस्ट सेम बोलते हैं। ठीक है, या आरओसी चाहे तो स्पीड पोस्ट करा के कंपनी को नोटिस भेज सकता है। कुरियर सर्विस, जैसे अब डीटीसी, ठीक है, या मान लो जो भी अदर कुरियर सर्विस है उसके द्वारा, लिविंग इट टू रजिस्टर्ड ऑफिस, आप कंपनी के दरवाजे पे गए, उसके ऑफिस पे गए, खटखटाया और वहां पे क्या किया, नोटिस छोड़ के आ गए। तो 3 मोड पड़ा हमें, बस कंपनी के पास नोटिस कैसे जाना है, स्पीड पोस्ट करवा दो, कुरियर सर्विस करवा दो, रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके पहुंचवा दो। डी में सुनो, मीन्स ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या आएगा, सो फैक्स, ईमेल या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। अभी हम बुक से भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सब तरीका है कंपनी तक नोटिस पहुंचाने का, डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने का, थ्रू मेंबर्स या थ्रू आरओसी। पहला स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, सेकंड कुरियर सर्विस, थर्ड रजिस्टर ऑफिस, कंपनी रजिस्टर ऑफिस में पहुंचा दो, चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से ईमेल करवा दो, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड या फैक्स करवा दो। अब सेकंड आता है सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू आरओसी एंड मेंबर। अब यहां कौन भेज रहा है, यहां कंपनी भेज रहा है,
कंपनी के द्वारा आरओसी और मेंबर को कैसे डॉक्यूमेंट सर्व किए जाएंगे। एक सेकंड, अब सुनो मैंने क्या बोला, कंपनी को डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने हैं तो वे बता दिया। अब कंपनी को आरओसी और मेंबर्स को पहुंचाने हैं तो क्या क्या तरीका है। देखो ऊपर हमने पढ़ा 4 केस, यहां 5 केस सर क्या 5 केस है। यहां बोला पोस्ट, एक एडिशनल ऐड हुआ पोस्ट। सर पोस्ट मतलब नॉर्मल पोस्ट, क्योंकि भैया कंपनी पास पैसे नहीं है। हो सकता है कंपनी प्यार से आपको पहुंचाना चाहती है सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो कंपनी नॉर्मल पोस्ट करवा सकती है अपने आरओसी को और मेंबर्स को भेजने के लिए। बट यहां पे कोई नॉर्मल पोस्ट जैसा ऑप्शन नहीं था, यहां स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, ठीक है। बी में क्या है सर, रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट। सर सी में क्या है सर, सर कुरियर सर्विस, सेम ऊपर वाला सब कुछ है, ठीक है, बस एक ऐड हुआ है क्या पोस्ट, इसलिए मैंने रेड किया इसको। डी में क्या है सर, डिलीवरिंग एट हिज ऑफिस, अगर आरओसी है तो ऑफिस, मेंबर है तो इसका एड्रेस, ठीक है। और ई में क्या था सर, यहां पे देखो मीन्स ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो मीन्स ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक मोड, क्या हम कर रहे हैं यहां पे, हम डॉक्यूमेंट्स या मान लो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आरओसी को पास पहुंचा रहे हैं। तो सर यहां पे इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या आएगा, फैक्स, ईमेल, ठीक है। सर एक और इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रिस्क्राइब किया आरओसी वाले ने, क्या, कंपनी के द्वारा आरओसी के द्वारा। सुनो, अगर आपको गड़बड़ लगे तो कंप्लेन फाइल करना है आरओसी को, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं। तो कैसे करेंगे, तो सर एक नया सुविधा दिया गया कंपनी के लिए, सुनिए। एमसीए के वेबसाइट पे जाना और वहां पे मैं आपको दिखा ही देता हूं कैसे कंप्लेंट फाइल होता है, ठीक है। चलो देखो एमसीए वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे आपको एमसीए सर्विसेज, माई एप्लीकेशन सेकेंड, दिस वन, देखो एमसीए सर्विस में आ गए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्लेंट्स, क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स, आपको दिख रहा होगा। एमसीए के वेबसाइट पे आना, ये एमसीए का वेबसाइट है, यहाँ पे एमसीए सर्विस में क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स। आगे जाके भी आपको अगर आरओसी में कोई फाइलिंग करनी है और आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जीएसटी में ग्रेवियांस आता है, यहाँ पे कंप्लेंट, इसको हमने क्लिक किया, नेम ऑफ पर्सन, सिटी, कंट्री, ईमेल आईडी, सेवरिटी, हाई, मीडियम, लो, लो है तो बहुत धीरे देखते हैं, हाई है तो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। टाइप क्या है, कंपनीज, एलएलपी, सीआरसी, सजेशन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कंपनी रिगार्डिंग कंप्लेन है, एलएलपी रिगार्डिंग कंप्लेन है, जो भी हो बताओ खुल के, ठीक है। एमसी ऑफिस बताओ, हेडक्वार्टर, रीजनल डायरेक्टर कब जाते हैं सर, आरडी, मैंने बताया था कल आपको, अगर एक आरओसी को दूसरे आरओसी में चेंज कर रहे हो तो आरडी, तो ये भी बताना पड़ता है, ओनली इफ रिक्वायर्ड, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है क्योंकि रेड वाले सब मैंडेटरी फील्ड्स पॉइंट है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है सब बताओ कि भैया मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगाना है, लगा सकते हो, कंपनी नेम डालो, रिलायंस, टाटा, रिलायंस एडवाइजर, डेट नंबर इफ एप्लीकेबल, डायरेक्टर हो तो, अदरवाइज फॉर्म आईडी, किस फॉर्म में दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, एसआरए नंबर वो जनरेट होता है, बाद में बताऊंगा ये सब। तो ये नॉर्मली ये क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट होता है, ठीक है। चलो तो ये भी एक है ना ऑनलाइन, क्या है ये भी ऑनलाइन सर, इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ठीक है। क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट, ठीक है, याद रखना, लिखना क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट, परफेक्ट, ठीक है। चलो सर अब ये बात निकली है, एक बात और डिस्कस किया जाए, इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, पोस्ट से अगर आप भिजवा रहे हो तो आपको एक बात याद नहीं, अभी आप पढ़ेंगे, इसका एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर है, मीटिंग बोलते हैं इसको, जनरल मीटिंग,
नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कौन देगा? कंपनी देगा मेंबर्स को। तो मैंने क्या बोला, कंपनी मेंबर्स को देगा, तो कैसे देगा? कंपनी अपने मेंबर्स को देगा, तो कैसे देगा? पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, कुरियर, डिलीवरिंग एट हिज ऑफिस, मीन ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, तो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग होने वाला है, कंपनी को अपने मेंबर्स को नोटिस भेजना है, तो वो इसी के थ्रू भेज सकता है। क्या क्या डिलीवरी मोड है? पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, रजिस्टर ऑफिस और इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, अब नोटिस देना जनरल मीटिंग, हमें पता है कि कंपनी कम से कम कितना दिन पहले नोटिस आता है, ये सब पढ़ने को आगे मिलेगा। ठीक है, ये सब अभी दिमाग लगा लो। 21 दिन पहले है ना जनरल मीटिंग जब से होने वाला है, उसके पहले एटलीस्ट 21 दिन पहले आपको नोटिस भेजना होगा। किसको? कंपनी ने मेंबर को नोटिस भेजना है 21 दिन, एटलीस्ट 21 दिन बिफोर जनरल मीटिंग। ठीक है, अब सर ज्यादा नोटिस भेजने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बस एक बात याद रखना, अगर ये मैं अभी इसलिए पढ़ा रहा हूं है, अगर पोस्ट से भेज रहे हो तो +2 days या 48 आवर्स, प्यार से बोल लो, एक्स्ट्रा ऐड करना। सर मेल से है तो 21 days। सर पोस्ट से किया तो सर पोस्ट, जैसे हमने बोला था सर, पोस्ट से हम भेज सकते हैं, या रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, अगर ये सब भेज रहे तो याद रखना नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग जो भेजते हैं ना, यहाँ पे 21 दिन पहले जाता है, यहाँ पे 23 दिन हो जाएगा। ठीक है, सब मेल से कर रहे तो 21 के 21 दिन, तो ये दिमाग में बैठा के रखना भाई। सर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के अलावा कुछ और हो रहा है तो, मान लो हम अपने मेंबर से बुलाना चाहते हैं कुछ और, किसी और वास्ते। ठीक है, जनरल मीटिंग नहीं है, कुछ और है, पार्टी फंक्शन, या मान लो कुछ और, किसी शेयर होल्डर्स ने ऑथराइज वे में डिवेंचर ले लिया, कुछ भी ऐसा, कुछ भी नोटिस देना चाहते हैं जो अदर देन जनरल मीटिंग नोटिस है, उसके लिए आप कैसे भी कर लो, ये 2 days ऐड नहीं होगा। सिर्फ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के केस में 2 days ऐड होता है। ठीक है, तो याद रखना नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के केस में 2 दिन ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। तो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग और आपका कैसे होना चाहिए? पोस्ट, इसके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। उसके अलावा आप पोस्ट से कुछ भी करो, नॉर्मल दिन मिलेगा। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अगर मेल से जा रहा है तो नॉर्मल मिलेगा। एक चीज मैं आपको ये दिखाई देता हूं। ठीक है, देखो, सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू कंपनी, कंपनी को भेज रहा, कौन भेजेगा? आरओसी मेंबर्स। तो रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, लिविंग रजिस्टर ऑफिस, मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, 5 रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, तो इसको एक ही मान लो। यहां पे 6 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसको रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट सेम होता है। ठीक है, अब मान लो डॉक्यूमेंट भेज रहे हो आरओसी मेंबर, कौन भेजेगा? कंपनी भेजेगा। कैसे भेजेगा? पोस्ट, एक एडिशनल ऐड होता है पोस्ट, मतलब नॉर्मल पोस्ट। ठीक है, ये नॉर्मल पोस्ट होता है। ठीक है, ये नॉर्मल पोस्ट होता है, ये नॉर्मल पोस्ट होता है। फिर रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, डिलीवरी सेम। तो ऊपर 5 नीचे 6, या मान लो ये दोनों को साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, अब ये सुनो, इन केस ऑफ डिलीवरी बाय पोस्ट, अगर तुम पोस्ट से डिलीवरी कर रहे हो इन द केस ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग, अगर मीटिंग का नोटिस है, जनरल मीटिंग का नोटिस है, तो देन एट एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द लेटर कंसिंग द सेम इज पोस्टेड, तो एडिशनल 48 आवर्स, मतलब जिस मान लो कि 21 दिन पहले का नोटिस जाना होता है जनरल मीटिंग का, तो प्लस 48 आवर्स एक्स्ट्रा मिलेगा तुमको। अगर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग है, नोटिस ऑफ जनरल, देखो इन केस ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग, देखो इन केस ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग अगर पोस्ट से जा रहा है, तो एट एक्सपायरेशन जब आपका 21 दिन खत्म हो जाए, तो ये मत समझना 21 दिन खत्म हो गया तो आपने लॉ नहीं उल्लंघन कर दिया, आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा अगर पोस्ट से। ये देखो प्रॉपर्ली पढ़ना मैं एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में, अभी मैं बस हल्का सा ज्ञान देना क्योंकि लिंक्ड हो गया यहाँ पे, और देखो प्रॉपर स्टडी मैट खोल रखा हूं। ठीक है, इन एनी अदर केस, सर अदर केस मतलब अगर आपका पोस्ट से नहीं है, या मान लो आपका नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग नहीं है, तो भैया एट द टाइम विच लेटर विल बी डिलीवर्ड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, जो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट है वैसे ही भेजेगा। बस नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग केस में आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, ये दिमाग में बैठ गया। ठीक है, चलो अब इसी में और समझो, देखो ये सेक्शन है थोड़ा बड़ा। ठीक है, अब एक नाम आता है निधि कंपनी। बचपन में मतलब इंटर वाले डेज में मैं बहुत कंफ्यूज होता था, सर व्हाट इज निधि कंपनी? जिसका नाम निधि है वो निधि कंपनी, जिसका नाम निधि है उसने कंपनी बनाया वो निधि कंपनी नहीं। तो निधि कंपनी क्या होती है? सब बोलता है चीट फंड कंपनी। ठीक है, सुनो निधि कंपनी क्या होती है अब मैं बताता हूं। सही आगे फाइनल में और अच्छा से है, बट अभी मैं समझाऊंगा।
सेल्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सब आएंगे, हाथ बटाएंगे, कंपनी बनाएंगे, सब अपनी अपनी हेल्प करेंगे उस कंपनी से। सुनो, पॉपुलर इन टाउन। प्रैक्टिकली मैंने निधि कंपनी का देखा भी था, निधि कंपनी का कुछ काम भी किया था आर्टिकलशिप में, ठीक है। तो पॉपुलर क्या होता है, टाउन्स में ज्यादा पॉपुलर देखने को मिलेगा। सर इसमें होता क्या, सुनो इसमें क्या होता है, सुनो इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। क्या होता है सर, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। जैसे सर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं निधि कंपनी। ये मिलके क्या बनाते हैं, एक सेकेंड, ये मिलके बनाते हैं निधि कंपनी। सर इसमें होता क्या है, ये सारे लोग ही ये कहलाते हैं पहले मेंबर्स। ये क्या कहलाते हैं, मेंबर्स। सारे लोग क्या कहते हैं, मेंबर। ये सारे लोग क्या करते हैं, गिव मनी, गिव मनी टू निधि, गिव मनी टू निधि कंपनी। इन्होंने क्या बनाया, एक निधि कंपनी बनाया और इन्होंने सबने क्या किया, इसने 500 रुपया दिया, इसने 5000 रुपया दिया, चलो इसने 500 दिया, इसने भी 500 दिया, इसने भी 500 दिया, इसने 1500 दिया, इसने 800 दिया। तो सबने क्या किया, निधि कंपनी को पैसा दिया, निधि कंपनी में पैसा डिपॉजिट किया। परफेक्ट। और मान लो कि ये जो था ना, ये इसका बेटा को जाना था बाहर फॉरेन पढ़ने के लिए, इसको चाहिए था 40,000 रुपीज। तो निधि कंपनी यही होता है कि जहां सारे लोग मिलकर पैसा देते हैं और अपने मेंबर को ही पैसा लगाते हैं। तो गिव मनी, सब लोग मिलकर मनी किए निधि कंपनी को। और इन केस ऑफ इमरजेंसी टू एनी मेंबर, निधि कंपनी गिव्स लोन। अब सबने पैसा दिया, 4 साल पैसा दिया, खूब पैसा आया, किसी को दिक्कत नहीं है। बट चौथा साल में क्या हो गया, उस आदमी को है ना अपने बेटे को बाहर पढ़ने भेजना था, उसको 40,000 रुपया चाहिए था। अब निधि कंपनी के अकाउंट से पैसा निकल के उस आदमी को जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मेंबर्स बना के एक निधि कंपनी बनाते हैं, जो खुद ही पैसा डालते हैं और खुद ही किसी मेंबर्स को यूज, आउटसाइडर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मेंबर्स को पैसा का जरूरत पड़ गया, उसे ही उसमें से निकाल के मेंबर को पैसा देते हैं। तो सर यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, यस इंटरेस्ट चार्ज होता है, नॉर्मली से बैंक में होता है। तो सर ये बैंक में क्यों नहीं चला गया, क्योंकि मान लो बैंक का रेट 12% है ना, तो निधि कंपनी 6% देगी। एग्जांपल बता रहा हूं। तो निधि कंपनी हमेशा लोअर रेट पे देती है इंटरेस्ट अपने लोगों को। तो है नहीं अच्छी बात, तो अच्छी बात है कि निधि कंपनी बनाओ, अच्छी सोसाइटी में जाओ, निधि कंपनी बनाओ। इन द केस ऑफ इमरजेंसी आपको बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा। 12-14% लोन के लिए 6-5% के लोन पे आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है, ठीक है। सही, ये क्यों पढ़ा रहे हो निधि कंपनी, ये तो लोन की बातें आ रही है, पैसे की बातें आ रही है, हम तो पढ़ रहे थे डॉक्यूमेंट्स कैसे डिलीवर होगा, क्यों पढ़ा रहा था बता रहा हूं। सुनो, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू गिव, क्योंकि निधि कंपनी में ना 1000, 1500 लोग भी हो सकते हैं। गिव नोटिस टू ऑल मेंबर ऑफ निधि कंपनी। प्रैक्टिकली है ना पॉसिबल नहीं है कि सारे लोगों को नोटिस दिया जाए, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा सारे मेंबर्स को। प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है कि निधि कंपनी के सारे मेंबर को नोटिस दिया जाए, ठीक है। इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूं क्योंकि लिंक अभी आने वाला है नोटिस का, ठीक है। तो निधि कंपनी कैसे नोटिस देगी, निधि कंपनी गिव नोटिस इन न्यूज़पेपर, क्योंकि प्रैक्टिकली निधि कंपनी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो प्रैक्टिकली सबको नोटिस देना इजी नहीं है। तो निधि कंपनी क्या करती है, न्यूज़पेपर में नोटिस दे देती है। अब सर यहां से आया मूवी का चस्का, मतलब सर अब यहां से एक आदमी का हुआ जन्म, सर उसका नाम क्या था, समझ ही गए होगे सर आप। कैसा लगता है देखने में, देखो झुकेगा नहीं, ठीक है। तो सर यहां से जन्म हुआ एक आदमी का, इसको कहते हैं पुष्पा। ये जो बड़ा वाला आदमी था ना,
ये था पुष्पा द फायर। सर इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया, देख रहे हो चाल ढाल से लग रहा है कि झुकेगा नहीं, ठीक है। अब ये बोला कि भाई मेरे को चाहिए पर्सनल नोटिस, इसका एटीट्यूड ईगो हो गया हर्ट, इसको चाहिए पर्सनल नोटिस, ठीक है। सो पुष्पा wants a पर्सनल नोटिस। अब पुष्पा को चाहिए पर्सनल नोटिस, अब पुष्पा झुक भी नहीं रहा है, अब उसको झुकाएगा कौन, नहीं झुका सकता, लॉ भी नहीं झुका सकता अगर पुष्पा को चाहिए पर्सनल नोटिस। तो सर पुष्पा नाम से ही पुष्पा, इसलिए उसको पर्सनल नोटिस चाहिए नहीं सर, इसलिए मैं इसको बड़ा क्यों बनाया ना, मैं बताऊंगा आपको, और इसने 1500 क्यों दिया ना, मैं यही बताऊंगा अभी आपको। तो निधि कंपनी में कोई भी पुष्पा नाम बन जाए उसको पर्सनल नोटिस चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर पुष्पा मतलब क्या, तो वो पर्सन who holds at least greater than 1000 fair value in money या amount of shares। सर जो कंपनी में 1000 रुपया से ज्यादा फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड कर रहा है, 1000 रुपया से ज्यादा, ठीक है, 1000 से ज्यादा, या 1% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है। मान लो पुष्पा भाऊ ने क्या किया था, 1500 रुपया का शेयर कैपिटल खरीदा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1500 रुपया से 1000 से ज्यादा है 1500, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहीं पे सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन मान लो पुष्पा भाऊ ने यहाँ पे 1500 नहीं 900 भी किया होता, और पुष्पा भाऊ 2% पेड अप शेयर कैपिटल इक्विटी होल्ड किए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर नहीं भी सेटिस्फाइड हुए पुष्पा भाऊ, अगर यहाँ सेटिस्फाइड हो गए क्योंकि उन्होंने 2% होल्ड किया था, 1% से ज्यादा होल्ड किया था पेड अप शेयर कैपिटल, तो यहाँ सेटिस्फाइड हो गया। और मतलब क्या होता है, कोई भी एक सेटिस्फाइड हो जाए, तो कोई भी एक सेटिस्फाइड हो गया ना, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाइड, तो पुष्पा भाव को जाएगा पर्सनल नोटिस। और नाम पुष्पा नहीं है, मतलब कोई भी अगर आदमी निधि कंपनी में चाहे वो 1000 रुपया फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट शेयर होल्ड कर रहा है, या 1% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है, तो उसको जाएगा पर्सनल नोटिस। तो सर औरों को जाएगा न्यूज़पेपर, ठीक है, तो ये याद रखना। चलो सर दिखा दो थोड़ा, हाँ ये सब मैं दिखाते चलूंगा कि आप लोग को दिमाग में बैठते जाए। देखो, shall apply to निधि कंपनी subject to modification case निधि कंपनी डॉक्यूमेंट be served only on members who hold shares of more than 1000 rupees in face value, जो 1000 ज्यादा, और more than 1% टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, whichever लिए दोनों में से कोई भी एक हो जाए, उसको क्या जाएगा, पर्सनल नोटिस जाएगा, ठीक है। ठीक है, फॉर द अदर शेयर होल्डर्स ऐसे ऐसे उनको जाएगा कैसे, जो पब्लिकेशन आप न्यूज़पेपर डालोगे ना, सेम उसी पब्लिकेशन में जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट 2 सेक्शन है उसको देख लेते हैं। चलो लास्ट 2 सेक्शंस आर लेफ्ट, ओके, नाउ वी कम मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 21। जस्ट वेट, रिकॉर्डिंग इज ऑन, ओके रिकॉर्डिंग इज ऑन, ओके। चलो सेक्शन नंबर 21, सेक्शन नंबर 21 इज डील अबाउट authentication of documents, proceedings and contract। चलो बच्चों, आज मैं आपसे पूछूंगा 2 चीजें, ठीक है, you need to tell about, ठीक है, you need to tell what is the difference between authentication and sign। चलो Just tell me student, what is the difference between authentication and sign? साइन और ऑथेंटिकेशन में डिफरेंस क्या होता है, सुनो दिमाग लगाओ। साइन देखो, साइन इज जस्ट लाइक ए, आपने कोई डिक्लेरेशन दिया और उस पर आपने मार दिया प्रॉपर साइन। अब साइन ऑथेंटिकेट है या नहीं है, ये साइन ऑथेंटिकेट है या नहीं है, ये डिक्लेरेशन आपने जो दिया ये ऑथेंटिकेट है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, ऑथेंटिकेशन से ये पर्सन डिसाइड करेगा। तो अभी लिंक करते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आपने जो डिक्लेरेशन दिया ना, या आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट के साइन किए ना,
ये प्रॉपर है या नहीं है, इसका गारंटी कौन करता है, गारंटी कौन देता है, ये ऑथेंटिकेशन बाय वे ऑफ, ठीक है। सुनो, ऑथेंटिकेशन इज जस्ट लाइक अ वेरिफिकेशन। क्या वेरीफाई करते हैं ऑथेंटिकेशन में, कि ये जो साइन हुआ है, ये जो साइन हुआ है, ये जो साइन हुआ है, ये जो डिक्लेरेशन है, ये ऑथेंटिकेट है या नहीं है। तो साइन इज डिफरेंट थिंग, ऑथेंटिकेशन इज डिफरेंट थिंग। ऑथेंटिकेशन इज सेकंड प्रोसेस आफ्टर वी साइन द डॉक्यूमेंट। ये सेकंड प्रोसेस में आता है, ये फर्स्ट प्रोसेस है। तो पहले साइन करेंगे, फिर वो चेक करेंगे वो सही है कि नहीं, वो वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन शुड बी ऑथेंटिकेट और नॉट, ठीक है। डिक्लेरेशन शुड बी ऑथेंटिकेट और नॉट, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। समवन साइंस एंड यू नीड टू चेक, किसी ने साइन किया, देन आपको चेक करना है कि वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पे भी साइन हुए होंगे, वो डिक्लेरेशन को प्रॉपर चेक करना इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। अब सर ऑथेंटिकेट कौन करता है, कोई भी साइन हुआ है कंपनी में, ऑथेंटिकेट कौन करेगा, देयर इज अ टू पर्सन हु कैन वेरीफाई द प्रोसेस, हिज नेम इज KMP एंड अदर पर्सन वर डायरेक्टेड बाय बोर्ड, ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। अभी बताता हूं, दो लोग ऑथेंटिकेट करेंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कैन बी डन बाय KMP, की मैनेजरियल पर्सन। सो की मैनेजर पर्सन काम क्या होता है, ये बाहर वाले स्टेक होल्डर, ये कंपनी, ये बीच में KMP बैठा हुआ है, इन कंपनी और बाहर वाले लोगों को बीच का मिलवाने का काम, बीच के कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराने का काम, वो की मैनेजरियल पर्सन होता है, की डिसीजंस लेता है वो। अब मैनेजर पर्सन क्या होता है, डे टू डे बिजनेस में पहुंचते हैं, दिस आर एग्जीक्यूटिव पर्संस। तो की डिसीजन लेता है जो मैनेजर पर्सन होते हैं। मैनेजर पर्सन क्या हुआ, जो एज अ मैनेजरल टाइप ऑफिस आए, बैग डाके काम किए, 10 घंटा घर गए, तो मैनेजरल पर्सन की डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और कौन करता है ऑथेंटिकेट, एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। मीन्स बोर्ड, बोर्ड किसके द्वारा, बोर्ड, डायरेक्टर नहीं बोला, बोर्ड। बोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, या कंपनी में सारे डायरेक्टर, तो सारे डायरेक्टर ने मिलके क्या किया, एक बंदे का ऑथराइज किया, कि बोला गया कि आज से तुम क्या करोगे, ऑथेंटिकेशन करोगे, अगर आपकी जॉब लगेगी आपको ऑथेंटिकेशन काम ज्यादा आएगा, सारे फाइल साइन होके आएंगे, आपके पास चेक करने का काम होगा, आपने वेरीफाई करना है कि प्रॉपर वाउचिंग वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो दो लोग ऑथेंटिकेट करते, कौन, एक तो की मैनेजर पर्सन, या मान लो की मैनेजर पर्सन नहीं है तो कोई भी ऐसा ऑफिसर कंपनी का जिसने बोर्ड ने अपॉइंट किया है, बोर्ड वालों ने अपॉइंट किया एक पर्सन को, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं। अब सर बात आता है की मैनेजर पर्सन कौन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और CEO, ठीक है। CS फुल टाइम डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सर देखो KMP में आपका इनमें से कोई भी एक, देखो और बोला है, मतलब अगर कंपनी में MD है चलेगा, मैनेजर चलेगा, CEO चलेगा, इसके साथ प्लस ये लोग सारे होने चाहिए, मतलब बोलूं तो 1+3, तो इनमें से कोई भी एक और लिखा है, देखो MD है कंपनी का चलेगा, मैनेजर है कंपनी का चलेगा, CEO है चलेगा, बट ये तीनों तो मैंडेटरी है। CFO चाहिए ही चाहिए KMP में, WTD होल टाइम डायरेक्टर चाहिए, और CS चाहिए ही चाहिए। CS दो टाइप के होते हैं, जैसे CA इन प्रैक्टिस, CA इन जॉब। तो CS इन प्रैक्टिस, CS इन एम्प्लॉयमेंट, तो ये फुल टाइम CS वाला जो एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। तो KMP में कौन कौन लोग आएंगे, MD और मैनेजर और CEO, इनमें से कोई एक, कि और है, कोई भी अगर MD हो गया चलेगा, मैनेजर चलेगा, CEO चलेगा, प्लस ये मैंडेटरी CS अलग से लिखा हुआ है, WTD अलग से लिखा हुआ है, CFO अलग से, तो 1+3, ठीक है। तो KMP में ये लोग आते हैं। फाइनल में अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें, अभी इंटर में इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ऑथेंटिकेट कौन करता है, KMP। ज्यादा जानने के लिए मैंने ये समझा दिया।
और बोला गया केएमपी में कौन होता है, वन लेवल बिलो दी बोर्ड, मतलब बोर्ड से एक लेवल नीचे जो पर्सन होते हैं ना वो भी केएमपी में आते हैं। सर एग्जांपल बताओ, सबसे पहले ऊपर आ गया मान लो कंपनी का सीएफओ, फिर उसके नीचे आ गया बोर्ड, फिर उसके नीचे आ गया कोई एक और लेयर मैनेजर्स का। तो ये जो लेयर होता है ना एक और नीचे वाला, वन लेवल बिलो द बोर्ड, बोर्ड से जस्ट एक लेवल नीचे, बोर्ड क्या हो गया, डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर पोस्ट से जस्ट नीचे कोई बंदा काम कर रहा है ना, डायरेक्टर पोस्ट से जस्ट नीचे, मान लो सबसे ऊपर पोस्ट सीएफओ आ गया, उसके नीचे बोर्ड का पोस्ट आ गया डायरेक्टर्स का पोस्ट, उसके नीचे मान लो कंपनी का सीनियर अकाउंटेंट का पोस्ट आ गया कोई। तो अगर ये जस्ट बिलो द डायरेक्टर पोस्ट है ना, मतलब एक लेवल जस्ट नीचे ना, एक लेवल, तो ये वाला बंदे भी क्या होंगे, सब केएमपी आएंगे। तो केएमपी में बोला जाए तो 4 लोग हैं, एमडी, मैनेजर, सीईओ कोई एक, प्लस में सीएस, प्लस में डब्ल्यूटीडी, प्लस में सीएफओ। डब्ल्यूटीडी मतलब होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और बोला गया कि एक लेवल बिलो द बोर्ड, बोर्ड और डायरेक्टर जो होते हैं ना उनसे बस एक लेवल नीचे जो बंदे ना सारे, वो भी केएमपी आएंगे। तो ऑथेंटिकेट कौन करता है डॉक्यूमेंट्स, ऑथेंटिकेट क्या होता है, साइन को चेक करना है कि साइन प्रॉपर है कि नहीं है, जो भी डिक्लेरेशन है केएमपी करेगा या कोई भी अदर ऑफिसर जो बोर्ड ने ऑथेंटिकेट किया। ठीक है, दैट्स इट, सेक्शन नंबर 21 इतना ही था। अब सेक्शन नंबर 22 चलते हैं, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, और चैप्टर हमारा खत्म। जस्ट देखो, अभी जस्ट हमने जो पढ़ा कि ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट, डॉक्यूमेंट्स पोर्टफोलियो रिकॉर्डिंग ऑथेंटिकेशन बाय कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट में ऑन बिहाफ बाय कंपनी में बी साइंड बाय, कौन ऑथेंटिकेट करेगा, एनी की मैनेजर पर्सन, केएमपी और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। ठीक है, केएमपी क्या होता है, सीईओ, एमडी, मैनेजर, इनमें से कोई एक और लगा हुआ है, फिर कंपनी सेक्रेटरी, फिर होल टाइम डायरेक्टर, फिर सीएफओ, फिर एक लेवल, नॉट मोर देन वन लेवल बिलो, मतलब एक ही लेवल बिलो तक के बंदा है जो बिलो द डायरेक्टर्स जो भी होंगे उनके नीचे काम कर रहे होंगे, डायरेक्टर से होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होंगे वो सारे लोग। और कौन ऑथेंटिकेट कर सकता था, एनी अदर पर्सन या मैनेजर पर्सन और एन ऑफिसर एम्प्लॉय और ऑथराइज बाय बोर्ड, जिसने बोर्ड ने ऑथराइज किया। 2 लोग थे, केएमपी और ये, मैं दिखा देता हूं, देखो 2 लोग मैंने बोला, केएमपी और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय बोर्ड, तो ये मैं समझा दिया। अब लास्ट सेक्शन नंबर 22 द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बड़ा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था, मजेदार चैप्टर था, बट खत्म कर रहे इस चैप्टर को। एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ईटीसी। मतलब सिंपल बताओ, कम देखो यहां पे क्या था, यहां पे ये जो साइन होता है ना, ये साइन, इसको बस ऑथेंटिकेट कौन करेगा ये देखना होता था। अब इसमें ये देखेंगे ना, अब ये जो साइन कौन करेगा, सेक्शन में 21 में क्या था, ये जो साइन में जो डिक्लेरेशन होता था ना, ये ऑथेंटिकेट कौन करेगा ये देखते थे। बट भाई अब साइन करेगा कौन, हमने तो बोल दिया साइन होगा, डिक्लेरेशन में ऐसे कर दिया, बट कंपनी में साइन कौन करेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या कोई भी ईटीसी, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, 12th में अच्छे से पढ़ के आए होगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कंपनी मान लो अपने यहां पे किसी से लोन लिया, मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आओगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अच्छे से पढ़ोगे, सिंपल समझ लो। ये जो मैं एकदम लेमन लैंग्वेज समझा रहा हूं, ये जो साइन था ना, ये साइन कौन करेगा अब यहां पे, कंपनी के एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूट कंपनी के बिहाफ पे एग्जीक्यूट कौन करेगा, या कंपनी के लिए एग्जीक्यूट कौन करेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसे कंपनी सेल, परचेज, बिल्स, लोन या डिपॉजिट दे सकती है। कैसे एग्जीक्यूट होगा, कौन करेगा, कौन सब काम करेगा, कौन साइन करेगा। तो एक बात बताओ, मैंने बताया था कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या कंपनी साइन खुद साइन करेगी, क्वेश्चन मार्क। क्या कंपनी आएगी, कंपनी ऐसे ऐसे चल के आएगी और कंपनी ऐसे अपना मोहर उठाएगी और कंपनी साइन करेगी। सोचो ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी खुद तो आएगी नहीं और खुद तो ऐसे मोहर उठाएगी नहीं, खुद तो साइन ऐसे करेगी नहीं, सील लगाएगी नहीं। देन कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो साइन करेगी नहीं। देन आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी है ना, कंपनी ये क्या करता है, ये ऑथराइज करता है। ऑथराइज एनी पर्सन, कंपनी ऑथराइज करता है कोई पर्सन को अपने बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में जाके वहां सील लगाए, जाके वहां साइन करे। अब सुनो, ठीक है, तो कंपनी खुद नहीं जाता, आर्टिफिशियल पर्सन खुद नहीं जाता, वो क्या करता है, ऑथराइज करता है। तो मैं सिंपल समझाता हूं, आपने वर्ड सुना होगा सर, कॉमन सील।
सर ये क्या है ना, अरे सॉरी सॉरी सर, ये क्या है ना, ये अब जो अमेंडमेंट आया ना, यहां से ये हो गया ऑप्शनल। मतलब अब कंपनी को कोई कॉमन सील नहीं चाहिए। कॉमन सील मतलब क्या हुआ, कोई कंपनी को अपना मोहर नहीं चाहिए, ये हो गया ऑप्शनल। ठीक है, पहले क्या था, कंपनी सील मैंडेटरी था, हर कंपनी को अपना कॉमन सील बना पड़ता है। वैसे मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, मैंने क्या किया, कंपनी के नाम का एक मोहर बनवाया, इसमें लिख दिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब कहीं भी कंपनी का कोई भी एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंपनी का डायरेक्ट मोहर लगेगा वहां पे। अब पता करना है, अब ये लगना कॉमन सील अब नॉट सो मैंडेटरी, अब ऑप्शन हो गया, इसके अलावा एक और ऑप्शन दे दिया, ये पढ़ेंगे। अब पता लगाना है कि क्या कॉमन सील कंपनी में है या नहीं है। हैज अ कॉमन सील मतलब कंपनी में कॉमन सील है, मतलब कंपनी में एक मोहर बना हुआ है, जैसे मैंने बताया अभी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंपनी अपने मोहर लगा सकती है। अब क्या कंपनी मोहर बना हुआ है तो क्या कंपनी खुद आके मोहर लगाएगी? नहीं, हमने पढ़ा है कि आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद चल के नहीं आएगा। तो चल के नहीं आएगा तो क्या करेगा, कंपनी shall authorized a person who can execute a deed or execute a deed in India or outside India। ये लिखना भाई, अगर मान लो कोई कंपनी का डील बाहर हुआ है ना, उसके लिए भी कंपनी को कॉमन सील लगाना है ना, तो कंपनी क्या करेगी, एक पर्सन ऑथराइज करेगी। किस लिए ऑथराइज करेगी, वो बस सील उठा के ऐसे मारने के लिए, क्योंकि कंपनी खुद तो से हाथ निकलेगा नहीं कंपनी का जो सील उठा के मारेगी। नहीं, कंपनी का सील है, ठीक, कॉमन सील है कंपनी का। कंपनी क्या की, कंपनी ने क्या किया, मिस्टर आर, इनको बोला कि आज से जो भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होंगे मिस्टर आर, आप क्या, कंपनी अपना डिसीजन खुद लेगी, बट क्या करेगी, आपका जो भी कंपनी का मोहर जाएगा ना, वो आप उठा के कंपनी का मोहर मारोगे। तो कंपनी ने क्या किया, एक पर्सन को ऑथराइज कर लिया, या जो क्या करेगा, हु कैन एग्जीक्यूट अ डीड, डीड की एग्जीक्यूट करेगा। एक मान लो कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करेगा, या मान लो कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जीक्यूट करेगा, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो, क्या हो, या इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, क्या हो, डीड। वो डीड या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में बना हो या इंडिया के बाहर बना हो, सिंपल बात है, कॉमन सील के लिए क्या बोलेगा, कंपनी एक पर्सन को ऑथराइज करेगा। अब सर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो क्या दिक्कत आ गया, पहले दिक्कत आता था क्योंकि पहले ये मैंडेटरी था, हर कंपनी को अपना कॉमन सील बनाना पड़ता था, हर कंपनी को अपना मोहर बनाना होता था। बट अब कंपनी के पास अगर कॉमन सील नहीं भी है ना, तो ये दिक्कत नहीं है। तो ये पार्ट याद रखना, डज नॉट, अब सेकंड पार्ट आता है कंपनी के पास मोहर अपना कॉमन सील नहीं है, डज नॉट हैव कॉमन, ये आपने शायद फाउंडेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, कंपनी पास कॉमन सील नहीं है तब क्या करना होगा, ये मैं रब कर देता हूं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, पॉज करके लिख लेना। अब कंपनी पास कॉमन सील नहीं है तब क्या करेंगे, देन कंपनी ऑथराइज करेगा। ये नया अमेंडमेंट आया था, सुनो अच्छा से, मतलब कंपनी के पास क्या हुआ, कोई मोहर नहीं है, ऐसा कोई मोहर है ना, नहीं बना हुआ है कंपनी के पास, तो कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्जीक्यूशन या कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर सकता है। कॉमन सील नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कंपनी पास मोहर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी क्या करेगा, ऑथराइज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए और डिस्क्रिप्टिव के लिए, 4 नंबर पे पढ़ा सकता है यहां से, अभी मैं क्वेश्चन देखा हूं। 2 डायरेक्टर्स हैज टू साइन, मतलब अगर कंपनी को कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डील करना है और उसका कोई पेपर ऐसे आया, तो मान लो मिस्टर ए ने ऐसे साइन मारा और मिस्टर बी ने ऐसे साइन मारा, काम खत्म। 2 डायरेक्टर ने साइन मार दिया, काम खत्म, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन सील नहीं चाहिए। अगर कंपनी के 2 डायरेक्टर ने साइन मार दिया ना, हो गया, दैट्स इट। सर अगर मान लो एक और बोला, और एक और ऑप्शन दिया, और सीएस, अब सर ये दिक्कत आने लगा कि सर ये तो ठीक है, कंपनी में ठीक है सर, 2 डायरेक्टर ने साइन मारा, सर कंपनी ओपीसी है तो ओपीसी में तो एक ही डायरेक्टर चाहिए, कंपनी का एक ही डायरेक्टर है, तो 2 डायरेक्टर कहां से लाए वो, लॉजिकल बात है ना। तो लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक। 2 डायरेक्टर लिख तो दिया लिखने वाले ने, बट मान लो कंपनी ओपीसी है, मान लो कंपनी ओपीसी है, तो दूसरा डायरेक्टर लाए कहां से, अपॉइंट करे इसके लिए नहीं, तो बोला कि आपके पास एक डायरेक्टर तो भी चलेगा, बट याद रखना सीएस प्लस डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, या मान लो जो भी एक डायरेक्टर, तो कंपनी के पास कॉमन सील, देखो 2 चीज है, कंपनी के पास कॉमन सील,
है, कंपनी पास हैज द कॉमन सील, तो कंपनी क्या करेगा, पर्सन ऑथराइज करेगा वो सील उठा के थप्पा मारने के लिए। कंपनी पास कॉमन सील नहीं है तो बोलेगा तुम्हारे दो डायरेक्टर ने साइन मार दिया ना, दैट्स इट। तो बोलेगा सर अगर ओपीसी है तो, या मान लो कोई और कंपनी, या मान लो ओपीसी नहीं है, कुछ और केस है, तो प्राइवेटली लिमिटेड कंपनी है, कंपनी का एक डायरेक्टर नहीं आया, एक ही डायरेक्टर है, तो बोला कोई बात नहीं, ये प्रोमिसरी नोट है ना, इस पे एक सीएस साइन मारेगी और एक डायरेक्टर साइन मारेगा। तो बेसिकली बनाया गया ओपीसी के लिए, बट ये मत समझना ओपीसी है, अदर केस में भी यहाँ पे और लिखा है, तो चाहे तो ऐसे करवा लो, चाहे तो ऐसे करवा लो, चाहे तो दो डायरेक्टर साइन मार देंगे, दैट्स इट, चाहे तो एक सीएस और एक डायरेक्टर भी साइन मारा, दैट्स इट। तो याद है तो दोनों जगह दो लोग, इधर दो डायरेक्टर्स है, इधर तो एक सीएस एक डायरेक्टर है, बट ये बोल दिया कि इधर दो डायरेक्टर नहीं हो तभी चलेगा, कहने को एक तरह से ये ओपीसी वाले के लिए बोला गया, बट ये ओपीसी लिख के मत आना, ठीक है। दैट्स इट, आपका चैप्टर हो गया खत्म, दो चैप्टर खत्म, आई थिंक 12 to 13 मार्क्स का चैप्टर हो गया खत्म। सिर्फ 70 नंबर पेपर की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सर एक बार दिखवा दो बुक से, देखो, execution of bills of exchange, bills of exchange, hundi, promissory note, etc. shall have been made, accepted, and drawn on behalf of the company if as a company made writing its under it common seal if any authorized any person, ठीक है, ज्ञान दिया हुआ है दो पर्सन है, ठीक है। देखो मैं सिंपल समझाऊं, ये देखो, कंपनी हैविंग कॉमन सील, यस, तो इन ऑथराइज, इन राइटिंग ऑथराइज एनी पर्सन, अगर कॉमन सील है तो एक बंदा को अपॉइंट करेगा, रिगार्डिंग क्या, रिगार्डिंग जनरली एस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक मैटर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कोई भी मैटर इंडिया के बाहर है उसके सील को उठा के लगाने के लिए। कंपनी पास कॉमन सील नहीं है, कोई बात नहीं, कंपनी क्या करेगा, ऑथराइज करेगा दो डायरेक्टर को, अगर नहीं है कोई दिक्कत है, दो डायरेक्टर, तो एक सीएस, कंपनी एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एक डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी चल के भी काम हो सकता है, ठीक है। दैट्स इट, चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चंस बनाना नहीं समझ आया मेरे से पूछना, ठीक है। और ये चैप्टर हो गया खत्म, कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोस्पेक्टस, ठीक है, उससे भी 5-6 नंबर का पेपर आता है। चलो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सर।